लेक्चर 4 और मैंने लिखा कोट ऑफ द डे, शट द पास्ट। जो भूतकाल में हो गया उसको भूल जाओ, कट द फ्यूचर। आप भविष्य में भी खोए रहते हो, फिर ये होगा फिर ऐसे होगा, नहीं बेटे, गिव यूर 100% इन प्रेजेंट। आप जैसे जो एग्जामिनेशन आप जो कर रहे हैं, जो कॉस्ट 100% दे दो यार पढ़ाई करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपको दोबारा से कहता हूं, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। आज के इस लेक्चर में, दिस इज माई लेक्चर नंबर 4 एंड मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा और लेक्चर 4, 5, 6, 7, 8 मैंने एक लॉजिक, एक कंसेप्ट के ऊपर बनाए हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स मैं हर एक लेक्चर में एक क्लासिफिकेशन बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डायग्राम्स प्रिपेयर करेंगे, लॉजिकली देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ेंगे। आज मैं आपको लीवाइस जीन्स का एग्जांपल दूंगा, रेनॉल्ड पेन का एग्जांपल दूंगा, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दूंगा। बेटे मैं आज आपको काफी कुछ रियल लाइफ की बातें भी बताऊंगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो आप रजिस्टर ओपन कर लें, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना यार, बिल्कुल ईमानदारी से, यू हैव टू राइट इट डाउन। ऊपर लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, 6 क्लासिफिकेशंस में बताऊंगा। और उस 6 क्लासिफिकेशन को अगर आपने समझ लिया ना, तो उसके बाद धीरे धीरे हम सारे कंसेप्ट लॉजिकली कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दैट व्हाट इज कॉस्ट। ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट कॉस्ट। द कॉस्ट इज समथिंग विच इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रोडक्ट और फॉर रेंडरिंग फॉर द सर्विसेज। सो दैट आई मीन बाय कॉस्ट। बट द पॉइंट इज हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट। जैसे आप राइस की बात करें, चावल की बात करें, तो बेटे यू कैन हैव मसाला डोसा, यू कैन हैव बॉइल्ड राइस, यू कैन हैव पुलाव, यू कैन हैव डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस। चावल को खाने के अलग अलग तरीके हैं, क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई करने के मैंने आपके सामने 6 मेथड्स रखे हैं, 6 क्लासिफिकेशंस रखी हैं। आज के इस लेक्चर में आप पहले तो ये 6 की 6 क्लासिफिकेशंस लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ट्रेसेबिलिटी, इट मींस आई कैन क्लासिफाई माय कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। आई कैन क्लासिफाई माय कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एक बच्चे ने तो रजिस्टर भी नहीं खोला, उसके तो थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, दूसरा लेट के पढ़ रहा है। यार कैसी बातें कर रहे हो? मैं भूपेश आनंद आपके सामने टाई पहनकर खड़ा हूं यार, और खड़े होकर लेक्चर ले रहा हूं कि मेरी एनर्जी आपके पास आए, और आप ऐसे ढीले ढीले नहीं यार। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच आई विल बी डूइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। हमारे घर में हम फैमिली में रहते हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग है। आप चिड़ियाघर में जाते हैं, जू में जाते हैं, सभी एनिमल्स हैं, उन सबका बिहेवियर अलग अलग है। स्नेक का बिहेवियर अलग है, लायन का बिहेवियर अलग है, मंकी का बिहेवियर अलग है। सो वी विल फाइंड आउट दैट हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. Because we are doing for production entity, we are doing for manufacturing entity. In the last lecture I have told you that there are 3 types of entities. I can say trading entity, I can say manufacturing entity, I can say service industries. Manufacturing entities में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मारुति सुजुकी की बातें हमने की थी, मैंने आपको फैक्ट्री का प्लांट दिखाया था। बेटे वैसे ही मारुति के यहाँ ऑफिस है, एडमिन डिपार्टमेंट है, मारुति के यहाँ सेलिंग डिपार्टमेंट है, मारुति के यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। सो आई कैन क्लासिफाई द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैन बी देयर एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन इज, बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी सेकंड लास्ट 5th जो बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. संक कॉस्ट क्या होती है, इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, भूपेश आनंद बताएगा. लास्ट कैटेगरी है एसोसिएशन, दैट इज आई एम रिलेटिंग लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट. कॉस्ट यूनिट की बातें करेंगे, कॉस्ट सेंटर की बातें करेंगे. बेटे मैं सभी की सभी क्लासिफिकेशंस में एक एक लेक्चर छोटा छोटा लूंगा, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दैट. अगर आपको आता होगा तो आप थोड़ा फॉरवर्ड कर देना, बट मेरा वे, मेरी एनर्जी, मेरा कंसेप्ट, मेरे एग्जाम्पल्स शायद आपको अच्छे लगेंगे, तो आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना. ट्रेसेबिलिटी, टाइम, बिहेवियर, फंक्शंस, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट. तो मैं भूपेश आनंद
इस दुनिया में, अमेरिका में, लंदन में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी आई कैन क्लासिफाई अ कॉस्ट इन दीज 6 कैटेगरीज एंड आई शुड बी अवेयर ऑफ एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यू नो दैट दीज आर द क्लासिफिकेशंस। मैं आज के इस लेक्चर में, आज आपके सामने लेक्चर 4 में बेटे एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन कवर भी कर दूंगा। अभी मत मेरे को बताइएगा, मैं कोई बुक नहीं दिखा रहा, कोई कुछ नहीं यार, अपनों से अपनी सी बात होगी बस। आने वाले 10-12 मिनट में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, चर्चा करूंगा, और उस चर्चा में आपको पार्टिसिपेट, यू हैव टू पार्टिसिपेट बिकॉज देयर हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। यू हैव टू राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। इट मीन्स आप क्या उस कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हैं। इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको कहा था कि शाही पनीर बनाना हो तो 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। याद है बेटे? या खाली मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस बताया था, ये याद है? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी याद तो कोई टेंशन नहीं, आप बस यहां पे लिखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी आई कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, आप कई बार मूवीज में देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ, हीरो और हीरोइन का काम कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो उस समय उनकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है। जैसे मैं कहता हूं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अगर एक ही मूवी में काम करें, अब इनकी रिंग सेरेमनी हो गई है, मैरिज नहीं हुई, बट दे विल हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। इट मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। बट अगर उसी मूवी में मैं आपसे बात करूं कि अब कैटरीना की शादी हो चुकी है ना, रणबीर और कैटरीना अगर एक मूवी में काम करें, तो आपको कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ दिखेगा कि यार फुल केमिस्ट्री नहीं है। It means what I want to say is that there is a 2 types of relationship I can have. One is a direct relationship. जैसे हार्ड वर्क करते हैं तो सक्सेस अचीव होती है, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे रेनफॉल ज़्यादा होती है तो रेनकोट्स ज़्यादा सेल होते हैं, इट मीन्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे विंटर्स होती हैं और आइसक्रीम का बिकना कम हो जाता है, इट इज़ अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सो माई पॉइंट इज, व्हाट आई वांट टू से यू हियर इज that when I say classification of cost on the basis of traceability, I can say there are 2 types of cost. One is a direct cost and the second is indirect cost. It means that type of cost which I can directly say, जिसको मैं उठाकर डायरेक्टली कह सकता हूं कि हाँ ये हुई है, इसको हम कहेंगे, हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे लीवाइज जीन्स की बात करें तो बेटे जीन्स तो आप सब पहनते होंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आप जीन्स को देखें, लीवाइज जीन्स को देखें, तो आप क्या डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ ये चीज तो ये कॉस्ट तो डायरेक्टली होगी। उसमें जो कपड़ा लगा है, उसमें मैं ये कहता हूं कि उसमें जो भी बटन लगा है, या जीन्स में जो भी जिप लगी है, या जो भी उसके पैकिंग बॉक्स है, आई विल से दैट इज विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट आई कैन डायरेक्टली ट्रेस इट। तो आप पहली बात लिख रहे हैं, आप ऊपर लिख रहे हैं बेटे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, और उसकी इसी तरह से 2 ब्रांचेस बना रहे हैं, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे मैंने प्रिपेयर किया है। ट्रेसेबिलिटी इट मीन्स आई कैन ट्रेस इट, मैं ढूंढ सकता हूं, आई कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप, and relationship can be positive or negative, or I can say a direct relationship or an indirect relationship. तो आप सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी मींस रिलेट करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिलेट का मतलब क्या है बेटे। कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में आपने सुना होगा, आर, स्मॉल आर से रिलेट करते हैं, एंड कोरिलेशन कैन बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन और अ नेगेटिव कोरिलेशन और अ परफेक्ट कोरिलेशन और अ इम्परफेक्ट कोरिलेशन। एक बच्चे ने स्टैटिस्टिक्स किया नहीं था, उसको लग रहा पता नहीं क्या बोलता जा रहा हूं बेटे, ये जर्मन लैंग्वेज है, आप मत सुनो। आप आगे चेक करो कि जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हो, जैसे चॉक बार खाते हो, ठीक है जी, तो चॉक बार में वो जो चॉकलेट चिप लगा होता है, या जो उसके अंदर दूध होता है, या उसकी जो भी कुछ होता है, जो आप प्राइमा फेसी देख सकते हो, आप कह सकते हो कि हाँ ये चॉक बार के मैं 20 रुपीज दे रहा हूं, तो ये मटेरियल जरूर लगा, ये दिस इज अ कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट। But there are so many other costs which you cannot directly watch from that. Prima facie आप देख नहीं सकते. Prima facie means on the face of it you cannot watch it. So the point is, the cost which you can on the face of it you can relate it, that is named as direct cost.
जैसे मैंने एग्जांपल दिया लीवाइज जीन्स, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। मैं आज आपको बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में, जैसे मैंने आपके सामने जीन्स, ये जीन्स रखी बेटे, आपने बताना है, आपने बताना है कि आप सब जीन्स पहनते हैं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है बेटा। आप ये बताइए जी ये जो जीन्स है इसमें क्या लगता है कौन सी कॉस्ट है, क्योंकि मैं आज इसका एग्जांपल लेने वाला हूं और इससे हम रिलेट करके बताएंगे दैट व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड देन टू व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट लेबर, व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट मटेरियल। आज मैं पूरा कुछ क्लासिफिकेशन आपको बता दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। मुझे रोकना मत बस। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अमिताभ बच्चन की बातें करूंगा और बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है अगर, and if you want to have a product with the name of the Amitabh Bachchan, you have to pay something that is named as royalty. So what about royalty? We will see to that. आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ लिखें। आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, आप फर्स्ट पॉइंट दोबारा से देख रहे हैं। आपने लिखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट and indirect cost. It means which is directly traceable is named as direct cost, जो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, प्राइमा फेसी देख सकते हैं। छोले भटूरे खा रहे हैं तो आप प्राइमा फेसी देख सकते हैं कि जो मैदा है, जो चने हैं, जो हरी मिर्च है, जो प्याज है, जो चटनी है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, बट दैट इज देयर आर सम अदर कॉस्ट। जैसे घी है, गैस को गर्म किया हमने, कुछ और कॉस्ट लगी बेटा, दैट वी कैन नॉट वॉच, दैट इज विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। आप यहां तक लिख चुके हैं, आप इस समय लीवाइज जीन्स का एग्जांपल लिख चुके हैं। मैं आपको एक नई ऊंचाई की तरफ लेके जाने चाहता हूं। I want to say you that if I want to classify the cost on the basis of direct cost, on the basis of whether it is a direct cost or whether it is a indirect cost, अब बेटे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कैन बी 3, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। मतलब इस दुनिया में एयर कंडीशनर्स को देखें, रेनॉल्ड पेन को देखें, जीन्स को देखें, बर्गर को देखें, मैकडोनल्ड्स की बातें करें, कोका कोला की बातें करें, मैं तो कहता हूं आप सोचिए ना, सोचना चाहिए यार। जितना सोचेंगे, जितना रिलेशनशिप लेकर आएंगे, आपके लॉजिकली बातें ज्यादा क्लियर होंगी। मैंने कहा 3 ही तरह के एक्सपेंसेस, 3 तरह की कॉस्ट हो सकती है। फर्स्ट कैन बी मटेरियल कॉस्ट, second can be labor cost, the human efforts which are required, and the third is जो मटेरियल भी नहीं है, जो लेबर भी नहीं है, बट कुछ खर्चा हुआ, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑल दैट विच इज नॉट दैट इज एक्सपेंस। सो माय पॉइंट इज देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये बात सबको लॉजिकली बात समझ आ गई? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आप इस समय पॉइंट नंबर 3 में, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं, if I see direct cost or an indirect cost, no doubt traceability is a point. Prima facie I can say that this is direct or this is indirect. एयर कंडीशनर में देखें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो उसकी प्लास्टिक की बॉडी है, जो दैट इज अ डायरेक्ट, उसमें जो कंप्रेसर है, उसका जो यूनिट है, दैट इज अ डायरेक्ट, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। बट उसमें बड़ी सारी वायर्स लगी हैं, बड़े सारे कटआउट्स लगे हैं, बड़ी सारी गैसेस हैं विच यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रेस इट, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। अब चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बेटे आपको ये चेक करना है कि क्योंकि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, वन इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज एक्सपेंस। सो आई कैन से आई विल हैव 6 ब्रांचेस। मेरी 6 ब्रांचेस बन गई। क्या? एक तो मेरा बन गया बेटे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं एक एक बात को प्यार से बताऊंगा, आप कहीं से उसके बाद कर लेना, आपको ऐसे समझ आएगा बेटे। अगर आने वाले 10-12 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो आपको लॉजिकली सब बातें समझ आ जाएंगी। आई रिपीट, आई एम ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मैंने 2 ही बातें बताई है कि एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। चाहे वो डायरेक्ट है तो उसमें भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट है तो उसमें भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस होगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 ही होते हैं, चौथा एलिमेंट है नहीं। अगर आपको पता तो मुझे बता दीजिए।
तो आपके पास 6 ब्रांचेस आ गई। आप इसी तरह से टेबल बना रहे हैं। डायरेक्ट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस लिख रहे हैं। मटेरियल में 2 बातें लिख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी लिख रहे हैं डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस में भी लिख रहे हैं डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। आराम से। मैंने कहा जी मुश्किल कुछ है ही नहीं। आप बस मन से ना डर जाते हैं, आपको पता नहीं क्या हो गया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यार डरना किस बात का है? आप जब बचपन में छोटे थे तो आप डरते नहीं थे। साइकिल चलाते समय पेरेंट्स मना करते थे, लेकिन आप खुद करते थे, गिरते थे, डरते नहीं थे। अब आप डर जाते हो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो। अब बाकी सब कहते हैं करो, आप कहते हो नहीं करूंगा। बेटे नहीं, हिम्मत करनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आइए। मैंने 4th पॉइंट में जान के एक अलग तरह से ब्रांचेस बनाई। मैंने कहा भाई डायरेक्ट कॉस्ट में एक होती है डायरेक्ट मटेरियल और एक होती है इनडायरेक्ट मटेरियल। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एक होता है डायरेक्ट लेबर और फिर होता है इनडायरेक्ट लेबर। बिल्कुल ठीक है। और एक होती है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। It means it is important to find out that which type of material is named as a direct material and which type of material is named as an indirect material. I will be telling you with the help of an example, And similarly, I will be telling you about direct labor और indirect labor. सब कुछ बताऊंगा। आप आइए नीचे और लिखना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्ट मटेरियल। बेटे जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा ना आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मैंने कहा भाई 3 बातें अगर फुलफिल करता है वो, इफ दैट मटेरियल द रॉ मटेरियल फुलफिल्स 3 थिंग्स, 3 कंडीशंस, 3 शर्तों को अगर पूरा कर देता है, शर्त 1 भी और शर्त दूसरी भी और शर्त तीसरी भी, इट मींस कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, तीनों बातें अगर पूरी हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट मटेरियल है। बेटे बस थोड़ा सा ना डायरेक्ट मटेरियल में ध्यान से सुनना है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल समझ आ गया ना तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस चुटकियों में वैसे ही समझ आ जाएंगे। तो मैंने कहा दैट टाइप ऑफ मटेरियल विच फुलफिल्स 3 कंडीशंस, ऑल द 3 कंडीशंस, तीनों की तीनों, तो उसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। आप लिखें अ मटेरियल इज सेड टू बी अ डायरेक्ट मटेरियल। एक मटेरियल को हम डायरेक्ट तब बोलेंगे इफ इट सेटिस्फाइड द 3 कंडीशंस। अब एक बच्चा पूछने लगा सर 3 कंडीशंस बताओ, जल्दी बताओ। बताऊंगा बेटे, ठंड रखो, बताऊंगा, पहले लिखो तो सही यार। अ मटेरियल विच फुलफिल्स ऑल द 3 कंडीशंस। अगर आप एक फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं, छोले भटूरे की प्लेट देखते हैं, सांबर डोसा देखते हैं, पाव भाजी देखते हैं, लीवाइस की जीन्स देखते हैं, तो आपको अब ये चेक करना है कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है। दोस्तों, भाई और बहनों, मैं ये कहता हूं अगर 3 कंडीशंस पूरी हो जाए तो मैं कहूंगा द मटेरियल विच इज बीइंग यूज्ड इज अ डायरेक्ट मटेरियल। आइए मैं तीनों कंडीशंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं, लिखनी है बेटे। ये मैंने लॉजिकली अपने एक्सपीरियंस से बनाकर दिखाई है। अगर आप इसकी हेल्प लेंगे तो आप बड़ी इजीली कंसेप्ट को समझ लेंगे। मैंने कहा जी पहली कंडीशन है कि जो आंखों से प्राइमा फेसी आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो। जैसे लीवाइस की जीन्स है तो आप उसका क्लॉथ डायरेक्टली देख सकते हो। उसमें जो जिप लगी हुई है, जिप लगती है ना बेटे, जिप फ्रंट में जिप होती है बेटे, उस जिप को भी बोलूंगा दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। अभी ये नहीं कह रहा कि वेदर इट इज डायरेक्ट मटेरियल और नॉट। द पॉइंट इज आई हैव टू सी all these 3 conditions should be fulfilled. If all the 3 conditions are being fulfilled, I will say that is a direct material. तो लिखो ना, पहली कंडीशन है डायरेक्टली ट्रेसेबल। एक बच्चा लिख रहा है, दूसरा भी लिख रहा है। सेकेंड कंडीशन इज that material should become integral part of finished product. मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट है खाने का या कोई भी प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर किया है, उसका इंटीग्रल का मतलब होता है मेजर पार्ट। इंटीग्रल का मतलब होता है प्राइमरी पार्ट। इट मींस जब आप उस फिनिश प्रोडक्ट को देखो तो वो जो मटेरियल है दैट शुड बी इंटीग्रल पार्ट। अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय इंटीग्रल। आप पहले कंडीशन 1 लिख रहे हैं, आप कंडीशन 2 भी लिख रहे हैं, और फिर मैं कहता हूं जी कंडीशन 3 भी लिखनी है। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या है? विच इंक्रीजेस वैल्यू और क्वांटिटी
ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब उसकी वजह से फिनिश गुड्स की क्वांटिटी और वैल्यू बढ़ जाएगी। लिखेंगे बेटे, समझेंगे, तीनों बातें समझेंगे आराम से। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी बता रहा हूं। मैं इस समय डायरेक्ट मटेरियल में हूं। मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं दैट इफ दीज 3 कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड, आई विल से, एक भी अगर पूरी नहीं हुई ना तो मैं उसको डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। देखते हैं, आइए आइए, मैं यही बात तो कहने जा रहा हूं आप सभी से। इनडायरेक्ट मटेरियल बड़ी सीधी सी बात है जी। मैंने कहा तीनों आपकी अगर कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो डायरेक्ट है, एक है, दो है, या कोई भी नहीं है तो इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। लिखेंगे इफ एनी ऑफ द अबव, लिखना बेटे, इफ एनी ऑफ द अबव मतलब ऊपर वाली 3, कौन सी? ट्रेसेबिलिटी, इंटीग्रल पार्ट एंड इट विल इंक्रीजेस द फिनिश गुड्स नंबर और वैल्यू, एनी ऑफ द अबव इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर तीनों में से कोई भी एक अगर पूरी नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो मैं कहूंगा इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। अब नोट 1 में मैंने लिखा है डायरेक्टली ट्रेसेबल का मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इसमें यही मटेरियल होगा। जैसे रेनॉल्ड का पेन, उसमें वो प्लास्टिक की बॉडी, उसके अंदर जो रिफिल, उसके अंदर जो इंक, उसकी जो कैप, आप डायरेक्टली फील कर सकते हैं। आई विल से आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं इस समय कंडीशन 1 की बातें बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा वेदर इट इज ट्रेसेबल और नॉट। लीवाइस की जीन्स को अगर आप देखें तो उसमें जो क्लॉथ है इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल, उसमें जो जिप लगी हुई है इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। आप देख सकते हैं कि एक जिप लगी है, उसमें जो बटन लगा है इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल, उसमें जो थ्रेड्स लगी है, थ्रेड, धागे धागे धागे, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली ट्रेसेबल। आप देख सकते हैं कई जीन्स में तो बड़े अच्छे अच्छे पीले रंग के धागे लगे होते हैं। तो पहली कंडीशन में बड़ा सिंपल है, अगर वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है और परफेक्टली कोरिलेशन है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब खर्चा आप करेंगे और खर्चा उठेगा और उठ के वो उसी पे जाकर अटैच हो जाएगा। मतलब जैसे एक जीन्स को बनाने में 2 मीटर का क्लॉथ लगता है, कपड़ा लगता है, तो जब वो कपड़े का खर्चा उठा और उसने कहा जी मैंने इस जीन को बनाने में लगाया और उसी जीन में जाकर उसी एक ही प्रोडक्ट में जाकर अटैच हो गया, चिपक गया, जुड़ गया, तब हम कहते हैं इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट प्रोडक्ट। That is named as direct material. That is named as it is directly traceable. That is named as it is condition number 1. जब आप उस खर्चे को कहते हैं एक खर्चे तू कैसे हुआ, वो कहता है मैं इस प्रोडक्ट की वजह से हुआ, तो मैं कहूंगा that can be directly traceable with that product. आइए आइए, मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी प्यारे और एग्जाम्पल रखे हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लेते हैं आपने खर्चा किया मटेरियल का या कोई भी खर्चा किया, अब डायरेक्टली वो एक प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ, वो 2 प्रोडक्ट्स के लिए हुआ, अज्यूम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दैट अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के लिए होगा तो हम कहेंगे कि उसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट या कुछ भी डायरेक्ट। मतलब इफ इट इज ट्रेसेबल ओनली फॉर 1 प्रोडक्ट, अगर एक ही प्रोडक्ट के लिए बनाया गया होगा, एक ही प्रोडक्ट के लिए खर्च किया होगा और वो जब उठेगा तो जाकर उसी प्रोडक्ट में चिपक जाएगा क्योंकि वो हुआ ही उसी के लिए है, तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। बट द पॉइंट इज इफ यू हैव इनकर्ड एक्सपेंस फॉर 2 प्रोडक्ट्स, लेट इट बी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, एंड इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 प्रोडक्ट, आई विल नॉट से दैट इट इज अ डायरेक्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड विद अ सिंगल प्रोडक्ट। कंडीशन है कि एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, उसको डिवीजन नहीं करना, पूरा उठा पूरा ऐड, पूरा उठा पूरा ऐड, तो मैं कहता हूं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बेटे मटेरियल के लिए मैं यूज कर रहा हूं तो मैं यही कहूंगा दैट मटेरियल विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट प्रोडक्ट। जैसे एक जीन्स में एक ही बटन लगता है, एक जीन्स में एक ही जिप लगती है, एक जीन्स में 2 मीटर का क्लॉथ लगता है, तो मैं कहूंगा ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है। इसमें पहली कंडीशंस तो पूरी हो रही है,
आइए, रेंट ऑफ मैकडोनल्ड शोरूम। आई थिंक आपको लास्ट क्लास का लास्ट लेक्चर नंबर 3 अगर थोड़ा सा याद हो, मैंने उसमें बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, what I mean by cost, what I mean by costing, what I mean by cost accounting, what I mean by cost accountancy. And I think I have given you in the last lecture, I have calculated a cost of Mac veggie burger, and I have added material part, I have added the labor part, but because of expenses the rent I could not have added, because वो पूरा रेंट आपको 40,000 रुपये, $40,000 पूरे शोरूम का है। अब 40,000 रेंट जो मैंने पे किया वो उठा और जाकर एक ही बर्गर में ऐड हो जाएगा कि वो एक ही बर्गर के लिए हुआ, तो ऐसे तो कहना गलत है, बिकॉज दैट अमाउंट इज नॉट इनकर्ड ओनली फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। हमने अज्यूम किया था कि अगर 40,000 रुपये का किराया एक साल में पे कर रहा है वो मैकडोनल्ड का शोरूम आउटलेट, एंड इन 1 ईयर दे आर प्रोड्यूसिंग 10,000 बर्गर्स, तो एक बर्गर में वो $4 ऐड होंगे। इसका मतलब वो डायरेक्टली खर्चा एक प्रोडक्ट में अटैच नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको ये कहेंगे इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल विद अ सिंगल प्रोडक्ट। देन आई विल से इट इज नॉट अ डायरेक्ट, इट इज अ इनडायरेक्ट। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो रेंट की बात की थी, बेटे रेंट इज इनडायरेक्ट। आइए अभी और थोड़ा सा बताऊंगा, आप क्यों टेंशन लेते हैं बेटे। जब मैंने कहा खर्चा उठे, मैंने कहा जब भी खर्चा किया और जब वो उठा तो जाकर एक ही प्रोडक्ट में जब चिपक गया तो मैं कहूँगा इट इज़ डायरेक्ट। जैसे मैं आपके लिए छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ बेटे, बड़ा प्यारा मैंने एक एग्जांपल आपके लिए सोचा है कि सपोजिंगली हमारे यहाँ घर में बर्थडे पार्टी थी मेरे बेटे की, और हमने बड़े सारे उसके फ्रेंड्स को बुलाया, कोविड सिनेरियो के बाद सब आए, और मेरे को लग रहा था कि 25 दोस्त तो आ ही जाएंगे, तो मैंने क्या किया 25 बर्गर मंगवाए बेटे मैकडोनल्ड से। चांस की बात है उन्होंने कैचअप देनी भूल गए और हमने भी नहीं कहा, 25 बर्गर हम लेकर आ गए, 25 रुपए का एक बर्गर है, अज्यूम करते हैं मैक वेजी बर्गर दे रहे हैं। अब क्योंकि कैचअप नहीं थी तो मैंने क्या किया, एक कैचअप किसान की एक बॉटल मंगवा दी मार्केट से, मान लेते हैं 25 रुपीज की वो बॉटल आई। अब 25 बच्चे बैठे लाइन में या उस हॉल में मेरे ड्राइंग रूम में, और मैंने 25 बर्गर मंगाए और एक बर्गर 25 रुपए का है, तो मैंने सबको एक एक बर्गर बांट दिया। अब मैं जब बर्गर की कॉस्ट को उठाऊंगा तो वो एक बर्गर की कॉस्ट 25 रुपए एक बच्चे में जाकर चिपक जाएगी। इट मीन्स आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस 25 रुपीज इज फॉर दिस स्टूडेंट और फॉर दिस पर्सन फॉर दिस। इट मीन्स 25 बच्चों में मैं वो 25 रुपए के बर्गर की कॉस्ट अटैच कर सकता हूँ, चिपका सकता हूँ। बट आप ये बताइए, मैंने वो कैचअप की बॉटल को मंगाया, उसको खोला और थोड़ी थोड़ी कैचअप मैंने सबकी प्लेट्स में डालनी स्टार्ट कर दी। उस बॉटल से थोड़ी डालनी स्टार्ट कर दी। 25 बच्चे थे, 25 बच्चों को देते देते वो पूरी बॉटल खत्म हो गई, ऐसा मान लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा हो सकता है कि वो 25 रुपए की कॉस्ट जो कैचअप बॉटल की कॉस्ट है, क्या वो डायरेक्टली मैं एक ही बच्चे में ऐड कर सकता हूं? क्या आई कैन अटैच टू 1 स्टूडेंट ओनली? जबकि मैंने जब कैचअप डाली तो बड़ा ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा कि भाई सबको मैं बराबर दूं, बट स्टिल किसी को ज़्यादा किसी को कम। कई बार मैं डाल रहा था तो ज़्यादा डल जाती थी, कई बार मैं कम डालता था तो कम, मतलब कई बार ध्यान से डालता था तो कम डलती थी। मैंने एक रुपए के पाउच अगर कैचअप के मंगवाए होते तो बेटे फिर मैं कह सकता था 25 रुपए बर्गर और 1 रुपए का पाउच टोमेटो सॉस का 26 रुपीज इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स। बट बिकॉज वो 25 रुपए के बर्गर की तो डायरेक्ट की बात है, बट कैचअप मैंने एक स्टूडेंट के लिए नहीं खर्च किया। अगर वो 25 रुपए की बॉटल उठेगी तो एक ही बच्चे में जाकर नहीं चिपकेगी, क्योंकि वो सबके लिए एक्सपेंस हुआ। तो मैं कहूंगा दैट कैचअप बॉटल कॉस्ट is indirect in nature and the burger cost is direct in nature. I think आप थोड़ा सा लॉजिकली बात समझ पा रहे हैं। मैं आ गया जी कंडीशन नंबर 2 में। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं बेटे, थोड़ी सी मेहनत मटेरियल में, उसके बाद लेबर में और एक्सपेंसेस में बहुत आसान है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप थोड़ी सी हार्ड वर्क कर लें, कंडीशन ए में समझ आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। Second condition is if that material becomes the integral part of the finished product. मतलब इंटीग्रल का मतलब है मेजर पार्ट उस फिनिश प्रोडक्ट का बन जाए,
तो मैं कहूंगा कि कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो गई। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे छोले भटूरे खाते हैं तो जो अचार मिलता है नींबू का या जो भी गाजर का या जो भी आम का, दैट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट। भटूरे इज इंटीग्रल पार्ट, चने इज इंटीग्रल पार्ट। इसका मतलब आप बिना अचार के भी भटूरे खा लोगे। नो डाउट that pickle is important for that chole bhature. I'm not saying that, but I will say that it is not an integral part. Similarly, in case of Levi's jeans, that cloth is integral part, is a major part. अगर आप किसी जीन्स को देखें जैसे भी हमने देखी थी, तो वो कपड़ा इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वो जो बटन है, एक ही बटन यूज हुआ, बटन चीख चीख के कह रहा है मैं इस जीन्स के लिए हुआ, मैं इस जीन्स के लिए हुआ। हमने कहा ठीक है, तू इस जीन्स के लिए हुआ, नो डाउट यू आर अ डायरेक्टली ट्रेसेबल, बट यू आर नॉट अ इंटीग्रल पार्ट। क्या आपने कोई जीन्स देखी है जिसमें पूरी जीन्स में बटन ही बटन लगे हो? इट मीन्स बटन इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट जीन्स। क्लॉथ इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीन्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक जीन्स को बनाने के 4 तरह के खर्चे हुए, क्या क्या? क्लॉथ लगा, जिप लगी, बटन लगा, थ्रेड लगी। तो आपको अब लॉजिकली सोचना है कि इसमें कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसमें तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है। आई थिंक आप समझ रहे हैं। आप लिखिए पहले नोट 1, इंटीग्रल पार्ट का मतलब है मेजर पार्ट। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। मैं आ गया जी इंक्रीज्ड वॉल्यूम। नोट 3, कंडीशन 3, जब आप वो मटेरियल ज्यादा लगाएंगे तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ज्यादा अचार डालने से, ज्यादा अचार लाने से क्या ज्यादा भटूरे बन जाएंगे? नहीं। क्या ज्यादा बटन लगाने से क्या ज्यादा जीन्स बन जाएंगी? नहीं। क्या ज्यादा जिप लगाने से क्या ज्यादा जीन्स बन जाएंगी? कोई आपने देखी है कोई ऐसी जीन्स जिसमें 10, 12, 15, 20, 25 जिप्स हो सकती है, बट द पॉइंट इज ऐसा थोड़ी कि 10-15 जीन्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो कंडीशन नंबर 3, नोट नंबर 3, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड गुड्स मींस इफ यू इंक्रीज द मटेरियल। अगर आप मटेरियल को बढ़ाओगे, जैसे मैंने 2 मीटर की जगह 4 मीटर का कपड़ा दे दिया उस अपने मशीन मैन को, तो बेटे उससे 2 जीन्स बनेंगी। इट मीन्स इफ आई इंक्रीज, बट अगर मैंने 2 बटन दे दिए, 3 बटन दे दिए, तो वो जीन्स 2 नहीं 3 नहीं बनने वाली, 1 ही बनेगी। जिप मैंने 5 दे दी। अच्छा, वो कहता थ्रेड ना मेरे को खाली 5 मीटर चाहिए। मैंने कहा यार ये पूरा रोल आता है थ्रेड का 20 मीटर का, तो सारा ले जा। तो बेटे मैं ये नहीं कह रहा कि सारा रोल दे दिया तो 10-12 जीन्स बना देगा। जीन्स फिर भी 1 ही बनेगी, बिकॉज थ्रेड, बिकॉज बटन, बिकॉज जिप डज नॉट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन even if you increase it. So my point is there are 3 conditions which are very important to see whether that material is a direct material or indirect material. एक बच्चा ढीला होकर पढ़ रहा है, उसके कान पे थप्पड़ मारूंगा। बेटे इस समय बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। लड़के और लड़की की मम्मी पापा की एंट्री हो चुकी, अब वो हाँ या ना करने वाले हैं कि इनकी मैरिज होगी या नहीं, और आप ऐसे ढीले हो रहे हैं। तो लिखिए your finished goods will increase. It means the third condition is if you increase the raw material, your finished good will increase. Yes, if yes, then it is okay. तो मैं आ गया जी आगे। आपके लिए मैंने नीचे एग्जांपल लिखा लीवाइस जीन्स का। मैं बार बार आऊंगा जीन्स में, मैं बार बार आऊंगा जीन्स में, और आपको बार बार दिखाऊंगा कि भाई ये जीन्स होती है, ये जीन्स होती है, ये जीन्स होती है। देखो ना इस जीन्स को बनाने में क्या क्या लगता है, आप देखो ना बेटे, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। मैं भूपेश आनंद आज इस जीन्स के हेल्प से ही आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए जी, आइए जी, आइए जीन्स को देखिएगा। आइए मैं दोबारा से अपने उसी पॉइंट पे आ गया बेटे, उसी पॉइंट पे आ गया। मैंने कहा मान लेते हैं एक जीन्स को बनाने के लिए मान के चल रहे हैं कि क्लॉथ 2 मीटर का लगेगा। अब मैंने 4 मीटर दे दिए तो 2 जीन्स बन सकती है। जिप 1 ही लगेगी, मैंने 2 दे दी तो तब भी 1 ही जीन्स बनेगी। इट मीन्स इफ आई इंक्रीज दैट मटेरियल बाय दैट माय वेदर फिनिश गुड विल इंक्रीज और नॉट? नो,
If no, then that is not a direct material. So my dear friends, आपको ध्यान से अब ये चार्ट प्रिपेयर करना है. बस ये कर लिया ना तो लेबर और एक्सपेंसेस समझ आ जाएंगे. बेटे क्लॉथ चीखे मार रहा है कि मेरी वजह से जीन्स बनी है, मेरा खर्चा ऐड करो. हमने कहा ठीक है भाई, तेरी कंडीशन नंबर 1 पूरी हो रही है. क्या कंडीशन नंबर 1? हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं. दूसरी कंडीशन भी क्लॉथ की पूरी हो रही है बिकॉज इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीन्स. और तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है कि जब मैं क्लॉथ को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ जीन्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. तो मैंने कहा क्लॉथ यू आर अ डायरेक्ट मटेरियल. तुम डायरेक्ट हो क्लॉथ खुश हुआ और डांस करने लग गया. मैं आया बटन में. बटन आप डायरेक्टली देख सकते हैं जीन्स में. नो डाउट इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल. सो फर्स्ट कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड. बट वेदर बटन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीन्स? नो, इट इज नॉट an इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीन्स. जैसे मैंने कहा था छोले भटूरे में अचार इंटीग्रल पार्ट नहीं है. तो मैं ये कहूंगा कि सेकंड कंडीशन इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड. इफ द सेकंड कंडीशन इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, आई विल नॉट गो टू थर्ड कंडीशन बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड then only it is named as a direct material, otherwise it is named as indirect material. और ज्यादा बटन देकर क्या ज्यादा जीन्स बनेंगी? नहीं बनेंगी बेटे, नहीं बनेंगी. मैं कहूंगा इसका नाम है इनडायरेक्ट मटेरियल. जिप में आ गए बेटे. आजकल फैशन होगा, बड़ी सारी मैंने देखी है जीन्स जो लड़के लड़कियां पहनते हैं उसमें बड़ी सारी जिप्स लगी होती है, बट वो जिप खाली शो ही होती है बेटे. मान के चलते हैं कि अभी एक ही जिप का यूज करना है आपने, तो नो डाउट जिप इज अ ट्रेसेबल. कंडीशन नंबर 1 इज बीइंग फुलफिल्ड बट इट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट जीन. एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज कहीं में जिप नहीं भी होती तब भी काम चलता है, बटन लगा देते हैं उसमें. एंड विद द हेल्प ऑफ मोर नंबर ऑफ जिप्स आई कैन नॉट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ जीन्स. So condition number 3 is also not being fulfilled and there is no need to go for condition number 3. Even if condition number 2 is not being fulfilled, then I can say directly that material is indirect material. And I am coming to thread. बेटे थ्रेड चाहिए थी 10 मीटर, मैंने 35 मीटर का रोल दे दिया. थ्रेड डांस कर करके चीखे मार रही है, मैं भी खर्चा हूं. मैंने कहा हाँ है खर्चा, बट क्या वो एक ही यूनिट में जाकर एक ही जीन्स में जाकर अटैच होगा? नहीं, वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है क्योंकि वो एक जीन्स के लिए नहीं, 3-4 जीन्स में वही एक रोल लगेगा. तो ये तो पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा. थ्रेड जिप शोर मचा रहा है, मैं खर्चा हूं. हमने कहा हाँ ठीक है तू खर्चा है. जिप उठी और जाकर एक जीन में जाकर ऐड हो गई. हमने कहा ठीक है तू फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रही है बिकॉज यू आर डायरेक्टली ट्रेसेबल. बटन रो रहा है, कहता है मैं भी तो खर्चा हूं. हमने कहा है खर्चा. वो उठा जाकर एक जीन्स में चिपक गया बेटे बिकॉज इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल. बट condition 2, condition 3 are not being fulfilled in case of zip and buttons. So I will say that in case of jeans, that cloth is a direct material but other parts are indirect material. I think आपको इस 2-3 एग्जाम्पल से मोटा मोटी बात समझ आ चुकी है. आइए जी आगे चले. मैं भूपेश आनंद आज आपको एक गाना दिखाने वाला हूँ वीर ज़ारा का. बड़ा प्यारा सा गाना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने कहा चलो वो मूवी में मुझे अच्छा लगता है बेटे, इसलिए मैंने वो दिखाने की कोशिश की. इसमें ये बताया गया है कि एक प्रीति जिंटा होती है, एक शाहरुख खान होता है. वो पाकिस्तान में क्या होता है वो मूवी आपने देखी होगी, लेकिन इसका म्यूजिक देखिएगा, बड़ा प्यारा सा म्यूजिक है बेटे. जैसे आपको मैंने एक म्यूजिक बताया, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3. If all are being fulfilled, I will say it is a direct material, and if one of the condition or 2 of the conditions are not being fulfilled, it is named as indirect material. I think आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं. बेटे मैं आ गया लेबर में. लास्ट लेक्चर में, in the lecture number 3, I think I have already told you that there are 3 elements of cost. 3 तरह के खर्चे हो सकते हैं, 3 तरह के कॉस्ट हो सकती है. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसिव कॉस्ट. नाउ आई एम कमिंग टू लेबर. सो द लेबर इज द ह्यूमन एफर्ट, एंड दैट ह्यूमन एफर्ट वी कैन डिवाइड इनटू फिजिकल एफर्ट और द मेंटल एफर्ट. And any type of effort which are being done, that is labor. But I can say that I can divide the labor into 2 parts. One is direct labor and second is indirect labor. The labor which is directly related with production.
जिसका सीधा सीधा संबंध प्रोडक्शन के साथ है, जो वर्कर्स मशीन में खड़े हैं और जो जीन्स बना रहे हैं डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस जीन्स को, उनको जो भी कुछ हम देंगे बेटे दैट इज डायरेक्ट लेबर। बट वर्कर्स जो है ना थोड़े हरामी किस्म के होते हैं। अज्यूम कर रहे हैं कि उनके ऊपर एक सुपरवाइजर बिठाना कंपलसरी था कि कहीं वो ज़्यादा मजाक तो नहीं कर रहे, कहीं ज़्यादा बीड़ी सिगरेट तो नहीं पी रहे, कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो हमने एक सुपरवाइजर को बिठाया जो उन 10 लोगों को, जो उन वर्कर्स को देख रहा है। आप मुझे बताइए, एक झाड़ू एक 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 झाड़ू और पोछा लगाने वाला स्वीपर इज ऑल्सो देयर in that factory, in that production, and we are paying something to that sweeper also. So my point is, what I want to say you is, the amount which I am paying to that sweeper and the amount which I am paying to that supervisor, that is not directly, they are not directly related with production, they are not doing any production. So the amount which I am paying, that is no doubt a labor, but that is not a direct labor. I will say that is an indirect labor. You getting my point? तो आप पहली बात लिख रहे हैं ऑल ह्यूमन एफर्ट। 6 पॉइंट पे आ चुके बेटे। बेटे अब 5-6 मिनट की क्लास रह गई है। एक बच्चा ना ढीला हो रहा है, उसको नींद आ रही है क्योंकि उसको लगता है कि सारे ऐसे ही कराते हैं। बेटे आप किसी और यूट्यूब को लेक्चर को देख लो, इस तरह से एनर्जी के साथ अगर कोई कराता हो तो मैं तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा यार। और तो कोई लेक्चर्स भी नहीं डालता, आप चेक करिए। क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, मैं ऐसे मुंह क्यों खुलवा रहे। बेटे आप लिखो 6 पॉइंट डायरेक्ट लेबर, लिखो ना ऑल ह्यूमन एफर्ट which we are all aware of, physical plus mental effort will form labor which is actively involved in production, जो सीधा सीधा actively production कर रही है। I will say that is named as a direct labor, and I have just given you example of sweeper. The cost, the amount which I pay as a salary, as wages to that sweeper, to that supervisor, to that guard, they are also labor, but that is not. And even if the amount which is being paying to the office staff, to the accountant, to the chartered accountants, to you know any accountant, computer operator, salesman, बेटे वो सब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लेबर डायरेक्टली सीधा सीधा रिलेट करती है, किससे? प्रोडक्शन से। मैं कहूंगा दैट इज डायरेक्ट लेबर। तो आप लिखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, ऑल आर इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट लेबर में एक छोटी सी बात मैंने लिखी, इट इन्वॉल्व्स, इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन। इट मीन्स only we can have a direct labor in the production department. It cannot be there in the office department, it cannot be there in the distribution department, it cannot be there in the sales department. एक बच्चे ने ध्यान से सुना नहीं, बड़े गोल्डन वर्ड्स बोल के चला गया। मैं आ गया जी लास्ट में, आज के लेक्चर की लास्ट बात। एक्सपेंस। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस क्या है। मैंने कहा जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, जिसका कोई नहीं है यारो, उसका तो खुदा है यारो, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस है। भाई तू एक्सपेंस है। इट मींस द इलेक्ट्रिसिटी बिल which I have told you in the last lecture, the telephone bill, the rent of that factory, in case of McDonald's also I have discussed for that. It means पहले हम पूछेंगे क्या तू मटेरियल है, वो कहता नहीं हूं। मैं पूछूंगा क्या आप लेबर हो, वो कहता नहीं हूं। मैंने कहा फिर ठीक है आप साइड में हो जाओ, ये एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस अगेन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। बेटे अमिताभ बच्चन आने वाला है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं इस समय शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और एक जीन्स, लिवाइस जीन्स के एग्जांपल से बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान से सुनते रहना, आने वाले 5-6 मिनट बड़े प्रीशियस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने कहा, देखो डायरेक्ट मटेरियल में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि उसमें 3 कंडीशंस थी। डायरेक्ट लेबर में तो मैंने कहा कुछ है ही नहीं, पहली कंडीशन से ही पता चल जाएगा कि वो डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है। कंडीशन 2, कंडीशन 3 करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट है या नहीं उसको नहीं देखना। इसका मतलब इफ वी इंक्रीजेस द मटेरियल देन द फिनिश प्रोडक्ट विल इंक्रीज, उसको भी नहीं देखना। पहली बात को देखना है, फर्स्ट कंडीशन को देखना है, दैट वेदर इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। लेबर में भी आपने यही किया, एक्सपेंसेस में भी मैं यही कह रहा हूं कि जब आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो क्या आप उस एक्सपेंस में डायरेक्टली ट्रेसेबिलिटी देखते हैं? जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस किया इन दैट फैक्ट्री,
क्या इलेक्ट्रिसिटी उठेगी और डायरेक्टली एक ही जीन्स में जाकर अटैच हो जाएगी कि मैं इसी के लिए इनकर हुई हूं? नहीं, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दैट पर्टिकुलर वन जीन्स। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैकडोनल्ड्स की बात की, आई टोल्ड यू दैट फॉर दैट आउटलेट दे आर पेइंग 40,000 रुपीज एज अ रेंट, whether I can add that rent to a one burger? No. And the point is, whether it is a material, whether it is a labor, no, it is not a material, not a labor, so expense. And whether that expense is a direct, no, because it cannot be directly attached with that. आप डायरेक्टली सीधा सीधा उसको अटैच नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहली कंडीशन से ही हमें पता चल जाएगा कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अभी आप ढूंढते रह जाएंगे। आपसे मैं पूछूंगा, बेटे आप कमर ना सीधी करके बैठ के मुझे बताओ कि आपके मन में क्या एग्जांपल्स आ रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। आप मुझे बताइए कि भाई लीवाइस जीन्स में कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं डायरेक्ट इन नेचर, क्योंकि जो रेंट आप पे कर रहे हैं उस फैक्ट्री का, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं उस फैक्ट्री का, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। नो डाउट इट इज अ एक्सपेंस, बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ आई वांट टू से यू, प्लीज टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। सोचिए, सोचते रह जाएंगे और आपको नहीं मिलेगा बेटे, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको आज अमिताभ बच्चन के एग्जांपल से। आप पहले लिख लें, एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली ट्रेसेबल, जो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, आ गले लग जा, जो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, आर नेम्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये बताइए, मैंने बताया है। मैं आपसे पूछता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लेते हैं एक फैक्ट्री का आया $9,999, क्या ये बिल उठेगा और एक ही जीन में जाकर चिपक जाएगा? क्या ये ठीक है? नो, इट कैन नॉट बी डन, because it is not directly, it is not for a particular product, it is not for a one product. If that can be traceable to a single product, then only it is a direct expense. Electricity bill is not for a one product, rather a number of units you have been produced in that particular month, so it is to be divided among those products. ठीक है सर, ठीक है जी। तो मैंने आपके सामने दूसरा एग्जांपल लिखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल, सो आई विल से इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तीसरी बात, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, तो चीख चीख के 10 बार बोल दिया। रेंट ऑफ द फैक्ट्री विच यू आर पेइंग इज नॉट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज फॉर अ नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दैट फैक्ट्री, इन दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन दैट वर्क्स डिपार्टमेंट, सो इट इज ऑल्सो नॉट, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली चिपक, उठ के चिपक नहीं सकता एक में, क्योंकि इसको बांटना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो जो भी खर्चा एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। मैं आ गया जी रिपेयर, मान लेते हैं मशीन्स चल रही हैं और मशीन की टूट फूट हो गई, और टूट फूट हो गई तो मैकेनिक को बुलाना पड़ा, और $999 का रिपेयर का खर्चा आ गया। क्या ये $999 उठकर कहेंगे कि मैं इस मशीन के लिए हूं, इस मशीन के लिए हूं, इस प्रोडक्ट के लिए हूं, इस जीन्स के लिए हूं? कैन नॉट से लाइक दिस यार। So I will say that repair is also a indirect expense. अब एक बच्चा सोच रहा है कि सर ये बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे? बेटे ये तो मैंने आपको बोला है, आप एग्जांपल बस सोचिए कि आपके हिसाब से क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटे बड़े एक्सेप्शनल केसेस में बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी अमिताभ बच्चन साहब को देखा है कि वो बड़ी सारी ब्रांड्स में एम्बेसडर हैं? क्या वो फ्री में करते हैं या उनको पैसे मिलते हैं उसके? बट नेचुरल दे आर गेटिंग, ही इज गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लमसम कंसिडरेशन। अच्छा, मैं भूपेश आनंद हूं और मुझे अमिताभ बच्चन साहब का लोगो अपने प्रोडक्ट पे लगाना है कि मेरी सेल बढ़ जाए, तो क्या मैं ऐसे लगा सकता हूं या अमिताभ बच्चन साहब से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? बेटे परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे कैसे? एंड आई हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू अमिताभ बच्चन। सपोज करते हैं अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मुझे 1 लाख रुपीज दे दो और आप मेरा नाम आप किसी भी प्रोडक्ट में लगाओ कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं। तो बेटे 1 लाख रुपए जो मैं अमिताभ बच्चन साहब को पे करूंगा, मान लेते हैं मैं 10,000 क्लासेस में 10,000 यूनिट्स पे उस अमिताभ बच्चन साहब की फोटो अपने साथ खड़ी हुई लगा रहा हूं, सो दैट आई कैन प्रमोट माई प्रोडक्ट। It means the amount which I am paying to Amitabh Bachchan is not material. It is not labor. अमिताभ बच्चन कोई लेबर थोड़ी कर रहे हैं, मटेरियल थोड़ी है। इट इज एक्सपेंस,
and that type of expense can be directly assignable, can be directly traceable to a particular product. जैसे बात हुई कि 1 लाख यूनिट्स, आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, 1 लाख रुपए की फीस लमसम पेमेंट कर दो, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 1 यूनिट के लिए 100 रुपीज का रॉयल्टी पे किया. तो इफ यू आर पेइंग अ रॉयल्टी, जैसे रेनॉल्ड की पेन की प्रोडक्शन की बात करें, तो बेटे आप रेनॉल्ड ने, किसी ने बनाया, अब उसने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, अब आप उसका पेटेंट लेकर आप यूज कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, रेनॉल्ड का नाम लिख रहे हो, तो रेनॉल्ड वाले ने कहा ठीक है आप करो, बट हमें रॉयल्टी पे कर दो, पर पेन हमें 1 रुपए देना है. तो मैं उस केस में वो 1 रुपी जो पे करूंगा ऑन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रॉयल्टी एंड दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. कम मिलता है बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस का, एक्चुअली में आपको लाइफ में कम एग्जांपल्स मिलेंगे, बट मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, एक रॉयल्टी और दूसरा लिखा है जॉब वर्क. अभी आ रहा हूं जॉब वर्क में, पहले आप नोट नंबर 1 लिखो. फ्रेंड्स, कैन यू थिंक माय एग्जांपल, एनी एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस इन रिलेशन टू दिस? तो बिकॉज आपको 2 ही एग्जांपल्स मिलेंगे. एक बच्चा तो सो रहा है, वो कहता पता नहीं क्या कराता है यार, ये मास्टर पागल हो गया. मटेरियल, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, क्लासिफिकेशन. बेटे फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर समझ आ गई ना, तो आपको कॉस्ट शीट समझ आ जाएगी, प्रोसेस कॉस्टिंग समझ आ जाएगा, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग समझ आएगा. मतलब ये समझ लीजिए बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन है, बुर्ज खलीफा. इट मीन्स देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, वन इज द रॉयल्टी एंड सेकंड इज द जॉब वर्क. एक बच्चा कहता है जॉब वर्क क्या है? बेटे आप ये बताओ, आजकल एक जमाना है ना कि जीन्स को फाड़ के चलते हैं, फाड़ू जीन्स. मतलब जीन्स आपने देखी होगी घुटने से फटी होती है. बेटे वो डिजाइन है. मान रहे हैं कि एक लीवाइस जीन्स आपने प्रोड्यूस की, और इस लीवाइस जीन्स को बनाने में आपके एक्सपेंस हुआ, अज्यूम कर रहे हैं बेटे, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि लीवाइस जीन्स को प्रोड्यूस करने में मैं अज्यूम कर रहा हूं $500 का एक्सपेंस हुआ. मतलब इसमें आपने एक बटन लगाया, 2 मीटर का क्लॉथ लगाया, एक जिप लगाई, कपड़ा लगाया, डिज़ाइन बनाया और बेचना शुरू किया. बट आपने देखा कि मार्केट में आजकल नए नए तरह के डिज़ाइन आ रहे हैं, तो आपके माइंड में आया कि हम भी कुछ नया डिज़ाइन करते हैं, हम इस जीन को फाड़ देते हैं, घुटनों से फाड़ देते हैं. बेटे आपने पहले 2 मीटर का कॉस्ट लगाया, आप उस कपड़े को फाड़ रहे हो, बट आपको लगा कि यार आप उस जीन्स को यू कैन नॉट टेयर इट ऑफ, आप उसको फाड़ नहीं पा रहे बेटे. तो एक दूसरी मार्केट में एक अलग से कंपनी थी जिसका नाम था जीन फाड़ू कंपनी. अब जैसे ही आप जीन फाड़ू कंपनी के पास गए बेटे, वो स्पेशलाइज थे जीन्स को फाड़ने में. आपने अपनी सारी जीन्स का वर्क आउटसोर्स कर दिया और उस जीन फाड़ू कंपनी को कहा कि आप हमारी जीन्स को फाड़ दो, घुटनों से फाड़ दो, बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन फाड़ने, यू गेटिंग माय पॉइंट. तो उन्होंने आपसे हर जीन्स को फाड़ने की $500 की कॉस्ट नहीं ली, $100 की एक्स्ट्रा कॉस्ट ली कि भाई हम इसको फाड़ रहे हैं, और ये भी कला है. और आपके कारीगर, आपके वर्कर उसको फाड़ ही नहीं पा रहे बेटा, वो पूरी फट जाती है जब आप फाड़ते हैं. बट दैट जीन्स फाड़ू कंपनी टू whom you have outsourced your work, they are specialists in फाड़ना. You getting my point? So supposingly you have paid $100 to that jean फाड़ू company, so I will say that this $100, ये जो $100 आपने दिया, मटेरियल नहीं है, लेबर भी नहीं है, दिस इज नॉट लेबर तो आपकी प्रोडक्शन होती है, ये आपने आउटसोर्स किया है. आई विल से दिस इज अ एक्सपेंस एंड दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. आपने जो आउटसोर्स किया है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. बेटे अगर आप ढूंढेंगे ना तो 2 एग्जाम्पल्स ही मिलने वाले हैं. एक रॉयल्टी का एग्जाम्पल बताया और एक जॉब वर्क का एग्जाम्पल बताया. आपको लॉजिकली मुझे लगता है बात समझ आ गई है. मैं कुछ आगे चल पड़ा, बस लास्ट है जी, 1 मिनट की बात रहेगी. मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट में मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बेटे एक कॉस्ट आती है, हम उसका नाम रख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा मैं, प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. मैं आ गया जी नीचे. इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने आपको बता दिया, कंडीशंस अगर तीनों ना पूरी हो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो एक नया ड्रामा आएगा.
उस ड्रामे का नाम है जो हेड के ऊपर से निकल जाए, उसका नाम है ओवरहेड्स। एक बच्चा हंस पड़ा, मैंने कहा जो सिर के ऊपर से निकल जाए उसको ओवरहेड्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जमा कर दूं तो बेटे एक ड्रामा आएगा, एक चीज आएगी, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। अब वैसे आने वाले लेक्चर से बताऊंगा दैट इन अ कंपनी देयर कैन बी इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आई हैव शोन यू इन द लास्ट लेक्चर मारुति सुजुकी और क्वालिटी वॉल्स की बात करते हैं, आइसक्रीम की बात करते हैं। आप बताओ, एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा क्वालिटी वॉल्स में, एक ऑफिस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, एक सेलिंग डिपार्टमेंट भी होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होगा जो डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। इट मीन्स द इनडायरेक्ट मटेरियल, द इनडायरेक्ट लेबर, द इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज इनकर्ड इन फैक्ट्री इज नेम्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड। एक बच्चे ने कहा एक ही नाम लिख देते, बेटे आपको क्या मैं बोलो तीनों नाम लिखें? चलिए पहले ऐसा टेबल बनाए, ओवरहेड्स, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आइए जी लास्ट घड़ी की तरफ चल रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया डायरेक्ट का मतलब है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। इट मींस जो भी कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद ऑफिस, विद एडमिन, सेलिंग आर ऑलवेज इनडायरेक्ट। मैं जब कहता हूं कि प्रोडक्शन से रिलेट करने वाले खर्चों को ही डायरेक्ट बोलते हैं, इसका मतलब जो ऑफिस में खर्चा हो रहा है, जो ऑफिस में स्टेशनरी लग रही है, जो ऑफिस का कंप्यूटर है उसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, जो उसमें वर्कर्स बैठे हैं, जो उसमें अकाउंटेंट्स बैठे हैं, all that is indirect because they are not related with production. Or I can say like this, can I do like this? Can I say like this, that all expenses which will be done in the office department or any type of expense which will be there in the selling department or in the distribution department will always be indirect. हमेशा indirect होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया सर आपने। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री, ये बात लिख चुके हैं फिर भी लिखनी है। नोट नंबर 2, बेटे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, और अब लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द बेस इन द फैक्ट्री, इन द प्रोडक्शन इज नेम्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड। आराम से, आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है यार, एक क्लास ज्यादा लग जाएगी, क्या हो गया, क्या हो गया, हो क्या गया यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करनी है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। बट ये जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ ना, आपको मैं क्या बताऊँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ सो दैट आपको लॉजिकली कंसेप्चुअली बातें समझ आए। आप इन लेक्चर्स को नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स मत मानना यार। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।